बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 5 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का। उसका एक्सरसाइज 5.2 है, उसका एग्जाम्पल 7 हम लोग करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको हम लोग को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। आप इंट्रोडक्शन वगैरह में देख सकते हैं, पोलर फॉर्म हमने बता रखा है और डिफरेंट तरह का उसमें मेथड्स वगैरह है, वो आप सावधानी से उसमें देख सकते हैं। 2-3 तरह का हमने मेथड बता रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी हमने बता रखा है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और कैपेबल होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आपके पास दे रखा है z इक्वल टू 1 प्लस i√3, ठीक है। तो हम लोग को बेसिक चीज़ जानकारी ये होती है कि अगर हम निकालना चाहते हैं आपको पोलर फॉर्म, तो उसमें हम लोग को जानकारी पहले लेना होता है r, जो कि मॉडुलस कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। r क्या कहता है? मॉडुलस होता है। इसके बाद आपको होता है क्वाड्रेंट पता करना, क्वाड्रेंट की किस क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान रखिए किस क्वाड्रेंट में है, और मॉडुलस निकालेंगे। और उसके बाद होता है आर्गुमेंट थीटा। ये 3 चीज़ की हमें आवश्यकता होती है और कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो हम लोग को प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए जेड हो गया, ठीक है। अब पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पोलर फॉर्म इसका लिखते हैं। पोलर फॉर्म होता है आपके पास, ये होता है z इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, पोलर फॉर्म होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा और ब्रैकेट क्लोज, ये होता है नॉर्मल। आप चाहे तो एज इट इज z इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है पोलर फॉर्म में, ठीक है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे या कुछ ऐसा हो जो आपके समझ से बाहर हो, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब हमको चाहिए इसमें से r मॉडुलस पता करना होता है, ठीक है ना। मॉडुलस पता करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम हम लोग आपको थोड़ा सा बेसिकली बताता हूँ डायग्राम के मार्फत से। देखिए इस तरह से रहता है और यहाँ पे कोई पॉइंट्स रहता है, तो इस पॉइंट्स की दूरी ये y हो गई और ये x हो गई, ये x होता है और ये y होता है, और ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये आपको r कहलाता है, यही मॉडुलस होता है r जो होता है, ठीक है। और ये आपका z कॉम्प्लेक्स वो नंबर है जिसका ये पॉइंट्स है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्थापित है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स रहता है 1 और √3, तो 1, √3 ये एज इट इज हम लिख करते हैं, ये पॉइंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए एक्स वाई ये हो गया और ये बनाता है थीटा, ठीक है, जिसको आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हमको चाहिए, देखिए इसको हम लोग कहते हैं एक्स और वाई। देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर जेड हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है, तो यही हो गया x और y, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x और y, तो x1 और y √3 ये होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं r निकालते हैं मॉडुलस। तो r क्या निकालेगा? मॉडुलस ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास x² प्लस y² और √अंडर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है। x क्या है हमारे पास? देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, y क्या है √3, तो √3 का आप स्क्वायर कर देंगे। कुछ इसमें विशेष वगैरह नहीं है जो प्रॉब्लम आप लोग के लिए क्रिएट करे। देखिए तो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आता है, ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि √3 3 में कन्वर्ट हो, 3 1 4 हो गया, तो यानी कि √4 यानी इक्वल टू 2। यानी हमारे पास जो रिजल्ट है r इक्वल टू 2। ये आसानी से हमने r को पता कर लिया, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो या नहीं समझ में आता हो, ऐसा कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। तो r हमने आसानी से प्राप्त कर लिया। अब हम लोग को चाहिए कि इसके क्वाड्रेंट्स को पता करते हैं और आर्गुमेंट्स। देखिए तो क्वाड्रेंट्स के लिए आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि इस नंबर्स को देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट्स में जाता है। तो हमारे पास जो z है, ठीक है ना, तो z जो है, देखिए z क्या दे रखा है आपके पास 1 और √3 एक्स वाई जो टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, ठीक है। तो दोनों प्लस में है जब है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। आप इस तरीके से समझिए, ये देखिए ये पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस प्लस होता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है, प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, माइनस होता है और ये होता है आपके पास
प्लस होता है वाई, ये देखिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ये आएगा, यानी कि ये बिलोंग्स करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि दोनों संख्या एक्स और वाई दोनों क्या है आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा, यानी कि ये होगा, आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कुछ विशेष नहीं हमको जानकारी हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग टेबल वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हमको आर्गूमेंट चाहिए, हमको चाहिए आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आर्गूमेंट थीटा के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग को अल्फा चाहिए, ठीक है। अल्फा के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स आपके पास हो जाएगा इमेजिनरी जेड और अपॉन रियल जेड। ध्यान रखिएगा, ये इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड इसका मॉडुलस होता है, कुछ विशेष नहीं होता है, ठीक। एज इट इज आप वाई बाई एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को वाई कहते हैं और रियल पार्ट को एक्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाता है, एक्स, ये देखिए रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी क्या दिया है, ये देखिए √3 दिया है, तो एज इट इज आप √3 लिख सकते हैं, और रियल आपके पास 1 दिया है तो √3/1, सॉरी ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपके पास नहीं रहेगा, ये मॉडुलस हो गया आपको, यानी √3/1, ठीक है। तो √3/1 को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं टेन इनवर्स √3/1। ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों को क्या करेगा, पॉजिटिव करता है, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ, ध्यान रखिए ये मोड लगा हुआ तो आपको पॉजिटिव, और ये 1 है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा, √3 नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। अब √3 जो होता है, ये √3 का वैल्यू 10 में होता है π/3, यानी कि 60, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सावधानी से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हम लोग एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 10 π/3, यानी 60 होता है, ठीक है। √3 का वैल्यू 10 में 60 पे आता है, तो ये देखिए 10 अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, π/3, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू ये π/3 आसानी से आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो हमको अब क्वाड्रेंट देखना होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि ये किस क्वाड्रेंट्स में बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स में आपको बताया गया है, क्वाड्रेंट्स में फिर हम आपको एक बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आप लोग को दिक्कत वगैरह हो, तो क्वाड्रेंट्स का थोड़ा सा जानकारी हमको होना चाहिए। देखिए क्वाड्रेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा विशेष रूप से आप लोग को याद दिला देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर अल्फ़ा होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये होता है π-α होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये होता है -π-α होता है, और अगर ठीक है ना फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये थीटा बराबर -α होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होता है। लेकिन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है थीटा बराबर अल्फा, तो हम इसको अप्लीकेबल करेंगे, ध्यान रखिए इसको हम लोग अप्लीकेबल करेंगे, ठीक। तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे। तो हम क्या लेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमारे पास है π/3, एज इट इज़ ये रिजल्ट रहा। अब कुछ नहीं है, अब आसानी से आप चाहें तो इसको फॉर्मेट लिख सकते हैं, z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखिए r की वैल्यू तो 2 निकला हुआ है, और cos थीटा, थीटा क्या है π/3, तो आप लिख सकते हैं π/3 प्लस यहाँ देखिएगा i, तो i एज इट इज रहेगा, साइन, तो साइन और थीटा की वैल्यू π/3, तो π/3, यानी कि ये जो हो गया यही आपको रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। तो हम लोग चाहें z इक्वल टू लिख सकते हैं, आप एज इट इज चाहें तो यहाँ आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर था ये देखिए z इक्वल टू 1 + i√3, ठीक है ना। इसी को हमको क्या करना था, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 + i√3 इन द पोलर फॉर्म। तो इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम आया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा अलग हट करके है, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड मेथड्स हो जाएगा और इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को
तो थोड़ा एनसीईआरटी के मेथड से हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी मेथड्स क्या कहता है, ठीक है, एनसीईआरटी मेथड्स थोड़ा अलग हट के है, तो इसके लिए हमने ये डायग्राम आप लोग के लिए बना रखा है। देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेकंड मेथड्स, ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड्स में क्या है कि पहले आप ले लीजिए क्वेश्चन आपके पास है z इक्वल टू 1 प्लस i√3, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, और इसे ही हमको सॉर्ट आउट करना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, हम अभी जो बताने जा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगा। देखिए z इक्वल टू i1 प्लस i√3 ये आपको दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू, देखिए x प्लस iy, ये फॉर्मेट होता है इसका। तो जब इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, यानी तो कोई जरूरत नहीं, x बराबर क्या होगा 1, x इक्वल टू 1 होगा, और y इक्वल टू क्या होगा √3, तो लिख सकते हैं y इक्वल टू √3, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है x को हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा, ठीक है, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये रहा, ये x के साथ पॉजिटिव एंगल बनाता है, ध्यान रखिएगा थीटा, ठीक है, तो x क्या होगा आपका होगा, अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या कहलाता है p/h, और ये आपका r है, मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस z कहलाएगा। r जो होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो ट्रेस किया गया है उसका डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। तो x जो हमारे पास होगा, ये x होगा आपके पास r cos थीटा, और y जो होगा ये होगा r sin थीटा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये y/r दे करके ये निकल जाएगा ये, और उसके बाद cos थीटा में ये निकालेंगे तो आपके पास b/h निकलेगा, तो b क्या हो जाएगा x/r, तो उस कंडीशन में x निकल जाएगा। ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। फिर भी जैसे अगर एक x का मैं आपको बताना चाहूँ कि x निकालने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए अगर यहाँ cos थीटा लेंगे, ये देखिए cos थीटा लेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं b/h, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और h देखिए h है r, और b क्या है x, यानी कि x/r, तो x निकालने की कोशिश करेंगे तो r cos थीटा, ये आसानी से देखेंगे r cos थीटा, यही r cos थीटा यहाँ लिखा, और यहाँ r sin थीटा होगा। जब आप ये cos हमने लिया, अब जब आप sin लेंगे तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए तो x बराबर r cos थीटा लिख सकते हैं, ये r cos थीटा क्या होगा 1 के बराबर होगा, और हमारे पास ये y देखिए क्या आएगा r sin थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं r sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट आएगा √3। देखिए अब एनसीईआरटी बुक में क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो हम लोग भी स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये दोनों को स्क्वायर करके और ऐड कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग हम करते। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r² sin² थीटा प्लस r² और cos² थीटा, ध्यान रखिएगा हमने सेकंड पार्ट को पहले लिखा, फर्स्ट वाले को बाद में लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इसको √3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, और प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे, LHS RHS LHS RHS, और दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए अगर इसमें से हम लोग r कॉमन निकाले तो हमारे पास बैठ जाएगा ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये बहुत आसानी से, ये देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करें, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को देखते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और कुछ इसमें विशेष नहीं, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, और कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो फिर समस्या आपको आ सकती है। ये देखिए r की बात हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा r², और हम लोग sin² प्लस cos² का फॉर्मूला जानते हैं 1 होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1, ये क्या है ये 4 है। ध्यान रखिएगा हमारे पास फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हमने कर दिया, यानी r की कोशिश करेंगे तो √4 हो गया, तो √4 क्या निकलेगा 2 निकलेगा, यानी r की वैल्यू आसानी से यहाँ हमारे पास 2 हो गया, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं ताकि आपको प्रॉब्लम करते। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और आगे हम लोग पढ़ते, देखिए r> 0 जिस कंडीशन में है r> 0 है, ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं r cos थीटा बराबर 1, ठीक है, इस कंडीशन को तो हम लोग लिख सकते हैं इसको दोबारा एज इट इज़, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है ना, आप लोग के लिए आसान रहेगा समझने में, ठीक है, और आसानी से आप लोग कर सकते। ये देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे r cos थीटा
आर कॉस थीटा इजक्वल टू 1, ये आपको दे रखा है, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए हमने यहाँ लिख रखा है आर कॉस थीटा बराबर 1, इसी को इनपुट हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए आर का मान क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा इजक्वल टू 1, तो 2 आप इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इजक्वल टू 1/2, ठीक है। कॉस थीटा क्या निकला 1/2, और ये कॉस थीटा 1/2 जो होता है कॉस π/3 का वैल्यू, यानी कॉस 60 का वैल्यू 1 होता है, यानी इस हिसाब से थीटा हमारे पास क्या निकला π/3, कुछ विशेष नहीं था, देखिए आसानी से हमने निकाल लिया। सेम थिंग अगर हम लोग सेकेंड वाले इसके कोऑर्डिनेट्स के मतलब सेकेंड वाले हम लोग डिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है आर साइन थीटा इजक्वल टू हमारे पास है √3। आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमने आप लोग को बता रखा है, देखिए आर साइन थीटा √3 है, तब इस वाले को हम लोग लेते हैं, तो आर साइन थीटा क्या है √3 है। आर की वैल्यू क्या दिया है, ये देखिए ये आर है, ध्यान रखिएगा, आर का दिया है 2 और साइन थीटा इजक्वल टू √3, तो हमारे पास साइन थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √3/2, और √3/2 जो होता है साइन में वो होता है साइन π/3, यानी कि 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू जो आता है वो √3/2 आता है, तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या है π/3। ध्यान रखिएगा हमारे पोलर फॉर्म में थीटा सेम आना चाहिए, आप लोग को पहले भी बताया गया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ विशेष नहीं। अब देखिए हम लोग पोलर फॉर्म में चलते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या कहलाता है, कुछ विशेष नहीं है। z इक्वल टू क्या होता है, r ब्रैकेट के अंदर होता है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, कुछ विशेष नहीं है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 cos π/3 प्लस i साइन π/3, ये रिजल्ट आया। तो ये देखिए ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, और जो हमने आपको बताया है z2 cos π/3 और i साइन π/3, तो ये वाला और ये वाला रिजल्ट दोनों ही आपके सेम है, कुछ अंतर नहीं। तो इस हिसाब से हमने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, बाकी अपने हिसाब से इसको आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं।